हेलो एवरीवन। भारतीय इतिहास की ये सेकंड लेक्चर है आपका। और हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने भारतीय इतिहास का वर्गीकरण पढ़ लिया था। वर्गीकरण तीन प्रकार से पढ़ लिया था। पहला, दूसरा और तीसरा। स्रोतों के आधार पर, उपकरण के आधार पर और कालखंड के आधार पर। ठीक है। लेकिन अब सबसे पहले आपने ये देखा होगा कि ये स्रोत के बारे में अगर पूछे तो आप ये सोचेंगे कि स्रोत है क्या, कि स्रोत थे क्या। भाई स्रोत का मतलब भाई इतिहास का पता चला कैसे। आई क्या बात समझ में? तो मान लीजिए कि वर्तमान में कोई भूकंप या कोई त्रासदी आ जाए तो हम दबे के दबे रह जाएं, और आज से हजारों करोड़ों साल बाद अगर फिर उसको खुदाई करें तो वहां आपको क्या क्या मिलेगा। खुदाई में आपने जो आगामी पीढ़ियों को वहां मार्कर भी मिलेगा, हिस्ट्री के नोट्स भी मिलेंगे आपको, यानी कि जो पढ़ रहे हैं जो, और मोबाइल जरूर मिलेगा। आ रही है बात समझ में? और किचन मिलेगा, उसमें गीजर लगा मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, मोटरसाइकिल, कार, गाड़ी, ये सब मिलेंगे। तो यही तो स्रोत हैं। कोई लिखी हुई नोट्स मिलेंगे। आ गई होगी बात समझ में? तो मेन जो चीज है आपकी वो है क्या? भारतीय भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास के स्रोत। तो स्रोत कई प्रकार के हैं, और पहला जो स्रोत है वो है आपका अभिलेख। अभिलेख। अब ध्यान समझना भाई, प्रश्न कैसे बनते हैं। स्टार्ट हो गया भाई प्रश्न आना। तो भारतीय इतिहास के बारे में जो स्रोत हैं वो सबसे पहला जो है अभिलेख है, फिर आगे जाके सिक्के आएंगे, फिर जो भी आपके किताब पुस्तिका हैं, वेद हैं, जो भी हैं। यानी अभिलेखों से भी पता चलता है कि भारत का इतिहास कैसे कैसे था। तो सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है क्या, कि अभिलेख का जो अध्ययन है, अभिलेख का अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेख का जो अध्ययन है वो कहलाता है आपका एपिग्राफी। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। आ गई बात समझ में? और दूसरा पॉइंट, इसकी जो प्रथम खोजकर्ता था, प्रथम खोजकर्ता, सारे प्रश्न पूछे गए हैं भाई। यानी कि अभिलेख की प्रथम खोज किसने की थी? आई बात समझ में? तो आप कागज में किसी चीज से लिखते हो वो क्या होता है? पेन। पेन होता है ना भाई। कागज में कोई चीज लिखते हो पेन से लिखते हो, और कपड़े सिलाते हो टेलर से। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो पेन थेलर। पेन थेलर या टेलर जो भी है। पेन थेलर। ये मेन शब्द हो गया। यानी कि प्रथम खोजकर्ता कौन था? कई किताबों में पेन थेलर मिल जाएगा, और कईयों में ये शब्द लिखा मिलेगा कैसे? टिफेन थेलर। तो आप कंफ्यूजन में तो ना, टेलर या थेलर जरूर मिलेगा। सबसे पहले विश्व की बात कर रहे हैं, सबसे पहले इसी ने खोजा था भाई। वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। अब इसने खोजा था लेकिन पढ़ा नहीं था, ध्यान रखना भाई। खोजना अलग बात है लेकिन पढ़ना, प्रथम पढ़ने वाला कौन था भाई? पढ़ा जिसने। और ये कई बार परीक्षा में पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
प्रथम पढ़ने वाला जो व्यक्ति था वो था, राजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंस। तो जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ऐसा व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम अभिलेखों को पढ़ा। तो आप समझ गए होंगे कि खोजकर्ता तो कौन था, पेनथेलर, और पढ़ने वाला कौन था, जेम्स प्रिंसेप। आई क्या बात समझ में? अब इनकी सन भी पूछते हैं भाई। पेनथेलर ने जो खोज की थी वो की थी 1750 में, और जेम्स प्रिंसेप ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था 1837 में। ये याद रखना जरूरी है। इनकी कोडिंग करना मैं भूल गया। नेक्स्ट क्लास जब हिस्ट्री की लगेगी इन दोनों को सनों को मैं याद करा दूंगा, चिंता ना करें आप, हमेशा के लिए दोनों सन को याद करा दूंगा। 1750 में तो खोज की थी और 1837 में इनको क्या किया था, पढ़ा था। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुराना जो अभिलेख है वो कौन सा है, और वो है कौन सा, बो गो ज कोई, कोई मिल गया, बोगोज कोई, बोगोज कोई अभिलेख जो है वो विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। लेकिन विश्व विश्व की बात करो, भारत की तो करो। यानी कि भारत का प्राचीनतम अभिलेख वो आप जानते होंगे, अशोक का अभिलेख। किसका? अशोक का। सम्राट अशोक पढ़ेंगे मौर्य काल में। और इन सम्राट अशोक की जो भाषा थी भारत के अभिलेखों की, वो भाषा थी कौन सी? प्राकृत संख्याएं पढ़ी होंगी गणित में आपने, वो वाली प्राकृत भाषा। भाषा अलग है और लिपि अलग है। लिपि लिपि चार होती है। यानी कि सम्राट अशोक के जो अभिलेख मिले वो चार लिपियों में थे। पहला ब्राह्मी लिपि, दूसरा खरोष्टी, तीसरा ग्रीक, और चौथा अरमाइक। कौन सी? अरमाइक। सर्वाधिक जो लेख थे, अभिलेख थे, वो इसी के थे। किसके? ब्राह्मी के। तो सम्राट अशोक के सर्वाधिक लेख कौन सी लिपि में थे? ब्राह्मी लिपि में। कुछ आया क्या समझ में? ये पेज रिपीट और करा देंगे। तो भारतीय इतिहास के स्रोत की बात कर रहे थे। पहला अभिलेख पढ़ा, इसके अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। प्रथम खोजकर्ता पेन और टेलर यानी पेनथेलर 1750 में। प्रथम जो पढ़ने वाला था वो था जेम्स प्रिंसेप 1837 में। और विश्व का सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख है वो है बोगोजकोई। और भारत का प्राचीनतम है अशोक का, जिसको भाषा क्या है? प्राकृत, और लिपि है चार, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। बार बार बोलेंगे, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। और सर्वाधिक जो लेख हैं वो किस में है? ब्राह्मी में। क्या आप समझ पा रहे हैं?
नेक्स्ट पेज की ओर चलेंगे। अगला जो पॉइंट है वो आपने कुछ अभिलेख और प्रशस्ति के बारे में बता देता हूं। एक आपने खूब सुना होगा, ये आगे भी आएंगे भाई, चिंता ना करें जब हम पढ़ेंगे। एक है आपका एरन अभिलेख। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, क्योंकि अभिलेख की बात कर रहे हैं तो इनकी चर्चा कर लेते हैं। एरन अभिलेख ये आगे जाकर के पुनः आएंगे। एरन अभिलेख जो है ये ऐसा अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता था इसमें भाई, एरन अभिलेख में। तो डायरेक्ट पूछा जाता है प्रश्न परीक्षा में कि सती प्रथा का जो प्रथम उल्लेख है वो कौन से अभिलेख में मिलता है, तो वो हो जाएगा आपका एरन अभिलेख। दूसरा, देखो मैं बता दूं, अभिलेख ही होता है, जैसे ये कोई अभिलेख है, ऐसे ऐसे लिख रखा है, ऐसे ऐसे, तो है ये अभिलेख ही। लेकिन इसमें किसी युद्ध की विजय की या कि राजा की विजय की या राजा के बारे में या किसी व्यक्ति विशेष के अगर प्रशंसा कर रखी हो, प्रशंसा का मतलब बढ़ा चढ़ा के उसकी बिल्कुल वाह वाह कर रखी हो कि ये ऐसा था, ये महान था फलाना, तो उसे ही, उस अभिलेख को ही प्रशस्ति बोल देते हैं। तो प्रशस्ति कोई बड़ी चीज नहीं है, वही अभिलेख ही है। लेकिन उस अभिलेख में यदि किसी की प्रशंसा कर रखी हो तो उस अभिलेख को ही क्या कहते हैं, प्रशस्ति बोलते हैं। तो दूसरा आएगा आपका प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग अभिलेख। तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में क्या है इंपॉर्टेंट बात, कि भाई साहब आगे जाके हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने अपनी विजय का उल्लेख इसमें कर रखा है भाई, या समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख किस प्रशस्ति में है, प्रयाग प्रशस्ति में। अगर स्पीड धीरे लग रही हो तो स्पीड बढ़ा सकते हैं आप, आपके पास ऑप्शन है। आ रही है बात समझ में। और लास्ट एक और पढ़ लेते हैं, जो कई ये पूछे जाते हैं भाई, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला देखिए, एहोल। एहोल प्रशस्ति। एहोल प्रशस्ति। एहोल प्रशस्ति के बारे में क्या है, एहोल प्रशस्ति में क्या दे रखा है मैं बता दूं आपको। हर्ष की पुलकेशियन द्वितीय, ये क्या है, पुलकेशियन द्वितीय क्या है, हर्ष क्या है, ये सारे आगे आएंगे, चिंता मत करो। ये मैं बता देता हूं क्योंकि अभिलेख की बात हो गई, इसलिए एक साथ हो जाएंगे अभिलेख अभिलेख का मैटर पूरा, इसलिए। द्वारा पराजय, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने, कौन है आगे पता चल जाएगा अपने आप, रटा दूंगा बिल्कुल। हर्ष को हरा दिया था भाई, उसका जो विवरण है वो एहोल प्रशस्ति में मिलता है। ये तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो एरण, एरण में तो क्या है, सती प्रथा, सती, ऐसे याद रखो। एरण में तो, अब मुझे बता, कोई एरण में रहेगी मतलब ऐंठ में रहेगी तो सती होएगी। प्रयाग, तो प्रयागराज कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, तो वहां समुद्र है क्या, मान लीजिए समुद्र, मान लीजिए गंगा नदी समुद्र। और ये ए होल, ए होल का मतलब आपके घरों में हॉल होता है, हॉल। ये हॉल में क्या किया, पुलकेशियन ने हर्ष को क्या कर दिया, हरा दिया।
अरे भाई मैं बता दूं आपको कि पुलकेशियन और हर्ष हॉल में लड़ रहे थे। पुलकेशियन जीत गया, टंटा खत्म, ऐसे याद कर लो। ऐंठ में रहेगी तो सती हो जाएगी। एरण, प्रयाग, समुद्रगुप्त, बस एक शब्द पकड़ में आ जाए बस। और हॉल में पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था किसको? हर्ष को। शायद आपके याद हो गया होगा। एक चीज और बार बार पूछी जाती है परीक्षा में कि एक तो मास्क की, कोरोना आया था, मास्क सभी जानते हैं, मास्क की। और एक है आपका गुर्जरा। राजस्थान में एक जाति पाई जाती है गुज्जर, लेकिन गुज्जर के गुजरा। ये दो जो अभिलेख हैं, ये अशोक के, ये ध्यान रखना भाई। इन दो अभिलेख में अशोक का नाम, कलर अलग ले लेते हैं। इन दो अभिलेख में अशोक का जो नाम है, सम्राट अशोक का नाम अशोक ही है। अब तुम कहोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, अशोक का नाम अशोक ही रहेगा। अरे भाई लेकिन इन दो के अलावा, इन दो के अलावा बाकी सभी में, बाकी सभी में अशोक का जो नाम है, अशोक का जो नाम है वो है भाई साहब देव नाम प्रिय दसी या दर्शी। देव नाम प्रियदर्शी। सम्राट अशोक का अशोक नाम केवल दो में ही है, मास्की में और गुजरा में। मास्की और गुर्जरा के अलावा बाकी सभी में अशोक का नाम क्या पाया जाता है बताओ? देव नाम प्रियदर्शी। तो आपको मैं बता दूं, इस पेज पे जो भी चीज मैंने लिखी है वो लगभग पता नहीं 50-60 बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। लफड़ा ये होता है, लफड़ा मतलब कि हम याद तो कर लेते हैं लेकिन स्थाई, तो मैंने याद करा दिया आपको। और एक बार और लास्ट टाइम जब वीडियो को पोज करेंगे या फिर जब चैप्टर खत्म होगा, आज का ये क्लास खत्म होगी, तब एक बार और रिवाइज करा दूंगा। और 6-7 दिन की क्लास होने के बाद फिर पुनः रिवाइज करा दूंगा। और एग्जाम के टाइम फिर रिवाइज करा दूंगा। और फिर भी याद नहीं हो तो कुआं पर जाना। ठीक है टंटो? ठीक है साहब, आगे चलेंगे। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अगली पढ़ाई करते हैं भाई, क्या है मामला। तो ये 2 पॉइंट और लिखा देता हूं मैं आपको। अभिलेख से, अभिलेख ही तो चल रहे हैं भाई, तो अभिलेख पर आधारित 2 पॉइंट और हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। कि जो ये जो सारे अभिलेख जो भारत में पाए गए हैं, लिख देता हूं चलो, सारे अभिलेख, ये डायरेक्ट परीक्षाओं में ऐसे कैसे पूछे जाते हैं भाई? सारे अभिलेख प्रशासनिक आदेश हैं, परंतु एक अभिलेख का नाम है रूम मन देई, रुमन देई। रुमन देई अभिलेख जो है ये आर्थिक आदेश है। आर्थिक आदेश का मतलब आर्थिक ऑर्डर। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि सारे के सारे अभिलेख प्रशासनिक आदेश का मतलब प्रशासन ने जारी किए हैं,
एडमिनिस्ट्रेशन, जो राज्य को चलाते हैं। लेकिन जो रुमनदेई अभिलेख है वो आर्थिक, इकोनॉमिक ऑर्डर था, आदेश था। तो ये अपवाद है, इसलिए ये पूछा जाता है रुमनदेई। नेक्स्ट लास्ट में, यानी अभिलेखों में लास्ट पॉइंट और सीख लेंगे बस, फिर अभिलेख खत्म है। मैंने एक साथ अभिलेखों को खत्म कर दिया, अभिलेखों से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो मैंने खत्म कर दिया। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक अभिलेख कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ पाए गए। तो भारत में सर्वाधिक अभिलेख जो हैं वो मैसूर में पाए गए हैं। मैसूर, मैसूर साम्राज्य पढ़ेंगे भाई आगे जाकर के, चिंता ना करें आप। और इस मैसूर में जो पाए गए हैं, ये मैसूर कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक, तेरे को मैं बताऊं, कर्नाटक, कर्नाटक में है मैसूर। तो ये आपका खत्म हो गया क्या, अभिलेख। आपको मैं बता दूं हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास के स्रोत। और स्रोत में पहला पॉइंट लिया था हमने क्या, अभिलेख, जो कि खत्म कर दिया मैंने, लास्ट में फिर रिवाइज कराएंगे। अब दूसरा स्टार्ट करते हैं, वो है क्या, सिक्के। जब खुदाई की गई तो भिन्न भिन्न प्रकार के सिक्के पाए गए, उनके आधार पर भी हम बता सकते हैं कि किसका काल कैसे कैसे था। तो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं दूसरा पॉइंट। पहला अभिलेख ले लिया, अब ले लिया सिक्के। अब इसमें भी सारे सिक्के से संबंधित सारे प्रश्न कवर करा देंगे, जो किसी किताब में भी नहीं मिलेंगे आपको शायद एक जगह। सिक्के, वही बात, सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं, कई बार पूछा गया है, अंग्रेजी में भी जो इंग्लिश की तैयारी करते हैं उनमें भी पूछा गया है भाई, वन वर्ड में। न्यू मी स्मेटिक्स। अब आप बांच लेना भाई इसको। सिक्के के अध्ययन को कई बार प्रश्न पूछा गया है। और अभी अभी मैंने बताया अभिलेखे के अध्ययन को क्या कहते थे, अभिलेखों के अध्ययन को क्या बताया था मैंने अभी अभी, याद ही नहीं है, एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। और सिक्के के, न्यू का मतलब ध्यान समझना, नया सिक्का मिला मुझे, न्यू का मतलब नया, न्यूमेस्टिक्स, न्यूमेस्मेटिक्स, मेरे से भी नहीं बोला जा रहा है ये कर्म ठोक। तो सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, न्यूमिस्टिक्स, जो भी क्या आ जाए आपके। मजा आ गया होगा, जागते रहेंगे, कोई सोएगा नहीं। रजाई में से माथा बाहर निकाल लीजिए, सिर बाहर निकाल लीजिए, टेबल पे खड़े होकर के आराम से पढ़ेंगे। तो सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स, अब मैं इसको बोलूंगा नहीं, टंटा खत्म, ठीक है। अब सिक्कों की बात कर लो। सबसे पहले आते हैं आहत सिक्के। सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हैं भाई, आहत सिक्के। और आहत सिक्के जो हैं ये सबसे पुराने यानी कि प्राचीनतम सिक्के हैं भाई। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहते हैं, आहत सिक्के। कई बार परीक्षा में पूछा गया, आहत सिक्के यानी कि सबसे प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते थे। जय श्री राम। तो आपका आंसर रहेगा आहत सिक्के। दूसरा जो सिक्का है वो है पंचमार्क। पंचमार्क सिक्के। और पंचमार्क जो सिक्के हैं
वो जेम्स प्रिंसेप ने खोजे थे। जेम्स प्रिंसेप। अच्छा, इसकी चर्चा आपने पहले की थी। जेम्स प्रिंसेप कौन था, बता दीजिए। जेम्स प्रिंसेप मैंने अभी अभी बताया था। एक तो था पेन थेलर, जिसने तो अभिलेखों की क्या किया था, खोज की थी। लेकिन जेम्स प्रिंसेप ने पहला व्यक्ति था, फर्स्ट व्यक्ति था, जिसने अभिलेखों को क्या किया, पढ़ा था। अभिलेखों को क्या किया, पढ़ा। आई क्या बात समझ में? ये था 1837 में और ये था 1750 में। ये भी आपको याद करना है। आई क्या बात समझ में? फिर तीसरे प्रकार के सिक्के आते हैं, वो हैं कोई चीज को बेचते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल। अगर कोई बहन जी बैठी है तो उसे कहेंगे बैठी है, और खड़ी है तो क्या कहेंगे, खड़ी है। तो खड़ी और लगा दो, ये लो सेल खड़ी। सेल खड़ी के सिक्के। ये जो सिक्के हैं ये है सैंधव कालीन। सैंधव कालीन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि सैंधव कालीन सिक्कों को क्या कहते थे, सेलखड़ी या सेलखड़ी के सिक्के किस काल के थे, सैंधव कालीन के। या फिर ये भी पूछा जाता है कि सेलखड़ी के सिक्के किस काल से संबंधित, सैंधव कालीन से, या सैंधव काल के सिक्के को क्या कहा जाता था, सेलखड़ी। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगला रहेगा आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज सिक्कों का टंटा खत्म कर देंगे, चांदी के सिक्के। सभी विद्यार्थी आराम से बैठ जाएंगे, कोई कहीं चलता चलता ही पढ़ रहा हो। आराम से पढ़ो भाई, ये चीजें लग्जरी हैं। अब हम देखते हैं देखे प्रश्न पत्र कैसे बाहर जाता है। कुछ छोड़ेंगे नहीं तो बाहर कैसे जाएगा। तो चांदी के सिक्के चलाए थे सर्वप्रथम किसने, चंद्रगुप्त प्रथम। अब ध्यान से समझना, चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये वंश में लिख देता हूं, ये वंश कौन से वंश का है, ये मौर्य वंश वाला है, ध्यान रखना भाई। कई चंद्रगुप्त आएंगे आपको बता दूं मैं। यानी कि चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त ने। अब देखो इसका तरीका ध्यान समझना भाई, याद करने का, थोड़ा थोड़ा याद करा देते हैं। आहत सिक्के, तो जो आपके भावनाओं को आहत पहुंचाए, ठेस पहुंचाए। तो आहत और ठेस प्राचीन पुरानी चीज ही पहुंचाती है। वर्तमान में आप पुरानी चीजों को याद करते हैं तो सीने में ठेस पहुंचती है, आहत पहुंचती है। तो ये तो ऐसे याद कर लो। और ये देखो पंचमार्ग, पै से प्रिंसेप हो गया, से हो गया, मैं नहीं बता रहा, ये अपने आप ही कह रहा है। सेल खड़ी सैंधव कालीन। और च हो गया, देखो दे चांदी से चंद्रगुप्त। अब ये तो पहले भी आए थे आपके सामने, लेकिन गौर थोड़ी किया था आपने। यही तो बात है, 999 रुपए का कमाल। अब ध्यान से समझना भाई, अगला पॉइंट हम लिखते हैं कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। सबसे, एक तो क्लास को मिस ना करें, समय पर क्लास लें, क्योंकि एक भी अक्षर छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। वापस से, और डायरेक्ट पहले ये नहीं दूसरी वीडियो देखने लगे, पहले से स्टार्ट करें भाई, सिस्टेमेटिक तरीके से। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने ढाले, सोने के सिक्के किसने ढाले बताओ भाई।
और ये प्रश्न खूब पूछा जाता है, और इसका आंसर रहेगा मिनेंडर। इतना याद रखो भाई, मिनेंडर। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने? मिनेंडर ने। अब इसमें कई प्रश्न आते हैं, फिर ये पूछा जाता है कि व्यापारिक व्यापारिक सोने के सिक्के किसने ढाले? तो व्यापारिक सोने के सिक्के जो हैं, वो आप जब कुषाण वंश पढ़ेंगे तब एक नाम सुनाई देगा आपको, विभकड़फिसस। विभ कड़ फी से विभकड़फिसस। वहां कुषाण वंश पढ़ेंगे तब आपको एक विभकड़फिसस, कड़फिसस प्रथम, कड़फिसस द्वितीय, ये नाम सुनाई देंगे आपको, चिंता ना करें, कुषाण वंश में। तो यहां लिख सकते हैं आप, ये कौन से वंश का है? कुषाण वंश का। अभी पढ़ेंगे इनको भाई, आगे होगी बात समझ में। व्यापारिक सोने के सिक्के विभकड़फिसस ने, और प्रथम सोने के सिक्के मिनेंडर ने। अब बात आती है एक और प्रश्न सोने के सिक्के से ही। देखो 3 प्रश्न बन गए कि सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? सर्वाधिक सोने के सिक्के जो चलाए थे वो चले थे किसके काल में? गुप्त काल में। इसे शासक का नाम नहीं है, वंश का ही नाम है, गुप्त काल। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक सोने के सिक्के तो गुप्त काल ने, सबसे पहले मिनेंडर ने, और व्यापारिक विभकड़फिसस, ऐसे याद करेंगे। सबसे पहले मिनेंडर व्यापारिक व्यापार किया था सोनों के सिक्के से विभकड़फिसस ने, और फिर गुप्त काल ने, यानी गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त रूप से चलाए, ऐसे याद रखना। सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त रूप से, यानी गुप्त काल में। और सुनाओ बढ़िया सब, अभी खत्म नहीं हुआ भाई, ध्यान रखना। हम देखते थे कि प्रश्न कहाँ से बाहर जाता है। फिर नेक्स्ट चीज सीखते हैं कि आपने जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तो एक निजाम नाम का व्यक्ति पढ़ेंगे, आपको मैं बताऊंगा आपको। तो उसने चमड़े के सिक्के चलाए थे, चमड़े के सिक्के। और चमड़े के सिक्के जब चलाए तो दुनिया ने क्या किया, घर घर में सबने टकसाल खोली, चमड़े लाए, सिक्के छापने लग गए। सब जगह सिक्के सिक्के हो गए, दुनिया भर हर घर में सिक्के। और उस व्यक्ति का नाम है निजाम बिस्ती। निजाम बिस्ती। हाँ या ना, समझ में आ गया? अगला प्रश्न, शीशे के भी सिक्के चलाए थे भाई, लेड के। शीशे के सिक्के किसने चलाए थे भाई? तो शीशे के जो सिक्के चलाए थे वो सातवाहन वंश पढ़ेंगे आप आगे जा करके। तो सातवाहनों ने क्या बनाया? अब ध्यान समझना, याद कैसे करेंगे। सात वाहन, यानी कि 7 वाहन हैं किसके? शीशे के। शीशे के 7 साधन है, वाहन है, ऐसे याद रख लेना। और सी से से मिल रहा है, देखो सा से सा, जो भी भाई याद करने के लिए तो एक बिल्कुल थोड़ा सा पॉइंट मिल जाए बस, वही काफी है। अब तुम रटते हो शीशे के सिक्के सातवान, शीशे के सिक्के सातवान, चमड़े के निजाम, चमड़े सातवान हो जाता है, सिक्के शीशा निजाम हो जाता है। तो ऐसा कोई ना कोई लॉजिक याद रखें जिससे वो बिल्कुल फिट बैठे। इनको हम रिवाइज भी कराएंगे, लेकिन कुछ और पढ़ेंगे आगे, अभी तो खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट पेज पे शीशा ही चल रहा है, सिक्के ही चल रहे हैं, सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, शीशे के सिक्के हो गए, और कुछ चीज और सुनो भाई,
कि आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर मैं बताऊंगा आपको कि वीणा बजाते हुए सिक्कों में कौन दिख रहा है। तो वो दिख रहा है आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। समुद्र में आप जाकर के वीणा बजाने लग जाओ। ऐसे याद रख लो, वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त। यानी कोई सिक्का है, उस सिक्के में फोटो है जिसमें क्या बजा रहे हैं, कोई व्यक्ति वीणा ऐसे बजा रहा है, जो भी है। दूसरा प्रश्न एक और है कि सिक्कों में माता लक्ष्मी हिंदू धर्म की, यानी लक्ष्मी का चित्र किसने सिक्कों में उकेरा था, या किसने चलाए थे लक्ष्मी के चित्र वाले सिक्के। और वो आप आस भी नहीं करेंगे किसने चलाए थे। ये हिंदू की देवी है लक्ष्मी जी, और ये चलाए थे मोहम्मद गौरी ने, मुस्लिम ने। मोहम्मद गौरी। तुर्क, जो भी है। एक और आएगा आपका। एक और अपवाद सुना जाता है कि एक ने क्या किया कि सिक्के के ऊपर नाम लिख दिया राम सिया। आपने भजन सुना होगा, अरे रे तूने काठानी मन में राम सिया भेज दिए रे बन में। अरे हठीली तूने काठानी मन में राम सिया भेज दे रे बन में। धन्यवाद। तो राम सिया शब्द किसने उकेरा सिक्कों पर। यह भी आप अचंबा करेंगे, अकबर ने। मुगल काल का बादशाह अकबर। तो ये सारे ही सारे प्रश्न जो हैं खूब परीक्षा में पूछे गए हैं। अब ये याद कैसे करेंगे, यही तो लफड़ा है। याद ऐसे करेंगे, मैं बैठा हूं भाई, कैसे। समुद्र में तो आप बना बजा रहे हैं वीणा। वीणा बजा रहे हैं समुद्र में। और लक्ष्मी, जब भी आप लक्ष्मी माता का चित्र देखते हो, फोटो देखते हो, तो क्या फोटो में काली दिखाई देती है क्या वो। जब भी माँ लक्ष्मी की फोटो आप देखते हो तो काली कसट दिखाई देती है क्या। आप कहेंगे नहीं, लक्ष्मी माता तो बिल्कुल गोरी दिखाई देती है, लग्जरी। हंसना मना है, कोई नहीं हंसेगा। ये प्रश्न पहले भी थे लेकिन अब याद हुए हैं आज आपको, परमानेंट याद कराऊंगा। और आप देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग जब आपस में मिलते हैं तो बोलते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह बिस्मिल्लाह। लेकिन हिंदू धर्म के लोग जब आपस में मिलते हैं तो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आपको गणित के सर पढ़ाते होंगे, वो आते ही बोलते हैं जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। आप समझ रहे होंगे बात को। तो ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगला क्या है, दो प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बच गए सिक्कों पर। कि मैं अगर आपसे कहूं कि अरबी शुद्ध अरबी मतलब जीतल, ये धातु होती है भाई। और टका या टंका, टका बोल दो, इसके सिक्के किसने बनाए। डायरेक्ट प्रश्न बनता है भाई। शुद्ध अरबी के यानी कि जीतल और टका, जीतल और टका के सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश सुल्तान था ये।
कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। आई क्या बात समझ में? अगर ये बात समझ में आ गई हो तो आगे चलें। एक सेकंड रुक जाइए, मैं थोड़े पैर सीधे कर लेता हूँ, थक गया। हंसो मत। हाँ जी। इल्तुतमिश आ गए शुद्ध अरबी के सिक्के, जीतल और टका। अब एक प्रश्न और बच गया, और वो है रुपया। इसको तो सब जानते होंगे। और ये जो रुपया, जो सिक्के चलाए थे, वो चलाए थे आपके किसने? अब आप मुझे बताओ कि जिसके पास आजकल रुपया है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जिसके पास रुपया है वो अपने आप को शेर शाह समझता है, शेर समझता है अपने आप को। तो बस आपका आंसर आ चुका है, शेर शाह सूरी। यानी कि रुपया शब्द जो है वो किसने चलाया? शेर शाह सूरी ने। क्या आपके ये बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीज मैंने आपको याद करा दी है। अगर आपकी ये चीज समझ में आ गई हो तो बताएं, यस लिखे कमेंट में। तो आगे चलेंगे अब। और आगे आपका तीसरा, यानी कि पहले मैंने बता दिया कि मैं पहली चीज मैंने क्या पढ़ाई, पहली चीज मैंने क्या पढ़ाई थी आपको बताइए, ये देख लीजिए इधर। अभिलेख। भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में बताया, तो पहला पॉइंट अभिलेख, अभिलेख की चर्चा कर ली। फिर सिक्के हो गए। और अब तीसरी चीज चलेगी आपकी, तीसरा पॉइंट। और जो तीसरा पॉइंट है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो है धर्म ग्रंथ। यानी कई धार्मिक ग्रंथ भी पाए गए, उनसे भी पता चलता है भारतीय इतिहास का। अभिलेखों से पता चला, सिक्के मिले उनसे पता चला, और अब कुछ धर्म ग्रंथ मिले, उनसे पता चल जाएगा भाई इनके बारे में, इतिहास के बारे में। आई क्या बात समझ में? तो बिल्कुल मैं वही चीज बोल रहा हूं, और वही चीज पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। पॉइंट पे आते हैं। धर्म ग्रंथ, और जो महत्वपूर्ण जो धर्म ग्रंथ है वो है आपका वेद। महत्वपूर्ण जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है? वेद है। और वेद को जो लिखा, वेद को जो लिखने वाला था वो था महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इस व्यक्ति ने वेद लिखे। आई क्या बात समझ में? अब आपको पता है कि वेद कितने प्रकार के? चार। पहला वेद आपको पता है कौन सा है? ऋग्वेद, सबसे पुराना।
इससे भी भारतीय इतिहास का पता चलता है। दूसरे नंबर का है आपका यजुर्वेद। तीसरे नंबर का है आपका सामवेद। और चौथे नंबर का है आपका अथर्ववेद। ये क्रम भी ऐसे ही याद रखेंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, फिर यजुर्वेद के बारे में, फिर सामवेद के बारे में, फिर अथर्ववेद के बारे में। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि वेद कितने होते हैं, तो आंसर आ गया कितने हैं, 4। दूसरा प्रश्न ये बन गया है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद। ये प्रश्न तो नॉर्मल यहीं पर बन गए। और मैं बता दूं, कोई आपसे ये कहे कि इसमें तो सर ने क्या पढ़ाया है, मोटा मोटा पढ़ा दिया, मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाती है और पूछी गई है। फालतू के गाने नहीं गाऊंगा। आ गई होगी बात समझ में। तो पहला हेडिंग डालेंगे क्या, ऋग्वेद। पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम कौन सा, पहला नंबर का, यानी ए लगा देते हैं यहां पर ए। और ए पर मिलेगा आपको क्या, ऋग्वेद। आराम से ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे भाई, आराम से। तो ऋग्वेद के बारे में क्या है, सबसे पहले मेन चीज देख लीजिए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इसमें 10 तो पाए जाते हैं मंडल, 1028 पाए जाते हैं आपके क्या, सूक्त। और 10,580 ये पाई जाती हैं आपकी ऋचाएं। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, जैसे आपकी ये बुक है और इस बुक में 10 तो है चैप्टर, पाठ जिसे कहते हैं, वो तो हो गए आपके मंडल। और इस 10 पाठ में आपके 1028 हो गए टॉपिक, मान लीजिए। ये हो गए आपके सूक्त। और 10,580 मान लीजिए आपके हैं प्रश्न। तो ये हो गई ऋचाएं। ऐसा मामला है। तो बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे आप इस चीज को। अब ध्यान से समझना भाई क्या है। तो 10 तो हो गए मंडल, 1028 हो गए सूक्त, और 10,580 हो गए ऋचाएं। तो आप मुझे बताओगे इस इन मंडल, सूक्त और ऋचाओं में सबसे ज्यादा तकलीफ कौन से शब्द को लिखने में हुई, ऋचाओं को। तो सबसे ज्यादा 10,500 तो ऋचाएं हैं, ऐसे याद रखना। आई बात समझ में। और 10 क्या है मंडल, 10,000 या 1028 सूक्त हैं। याद कर लेना, ये तो भाई हर चीज में ट्रिक लगाओगे तो व्यवस्था खराब हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए इसी में क्या है ऋग्वेद में। इस ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला, ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला है उसे कहते हैं क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कहते हैं होत्र। यानी ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, होत्र। आई क्या बात समझ में। एक प्रश्न तो ये पूछा जाता है बार बार, ऋग्वेद में मंडल कितने, 10, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं। पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। अब ध्यान समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो तीसरा,
तीसरा कैसे लिखेंगे, ये लो ऐसे लिख देते हैं हिंदी में। एक तो है तीसरा मंडल, 10 मंडल है ना भाई। एक तो तीसरा मंडल है, सभी का ध्यान इधर। और एक है आपका 10वां मंडल, 10वां मंडल। इन दोनों से प्रश्न पूछते हैं भाई, ध्यान समझना। तीसरे से 10वें से ही बनते हैं और किसी से ही नहीं बनते, बस दो याद रखो आप, तो तीसरा और 10वां। 10 तो टोटल ही है, तो एक तो तीसरे नंबर का और एक लास्ट लास्ट वाला। तो तीसरे नंबर पे तो होता है भाई साहब, यानी कि तीसरे मंडल से लिया गया है आपका गायत्री मंत्र। सबसे ताकतवर मंत्र माना जाता है, सबसे बड़ा मंत्र भी यही बताया भाई, इससे बड़ा कोई मंत्र ही नहीं है जो आप स्कूलों में पढ़ते थे, स्कूलों में बोलते थे। बोल के बताओ देखे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये ही गायत्री मंत्र है। और जो ये गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। आई के बात समझ में। अब याद कैसे रहेगा, देखो तीसरे को क्या संस्कृत में त्रि बोलते हैं, गायत्री, त्रि, तीसरा। ये शब्द तो पहले भी थे लेकिन आपने गौर नहीं किया, क्योंकि जब 10वां भी तीसरा भी पढ़ लेते हैं तो अनसंट आंसर लगाते हैं, तो गायत्री मंत्री तीसरा मंडल, हटा टंटा खत्म। गायत्री मंत्र तीसरा मंडल। अब 10वें मंडल की बात करो भाई, तो 10वें मंडल में मैं बता दूं, 10वें मंडल में 4 वर्णों की व्यवस्था की गई है। 4 वर्ण व्यवस्था। और ये 4 वर्ण व्यवस्था देखो, आप देख लीजिए कब से शुरुआत चली आ रही है। और ये मैं बता दूं, जो मेरे अकॉर्डिंग बताया कि ये मानव में आपस में द्वेष भावना पैदा करने के लिए, मैं इस व्यवस्था को नहीं मानता। और ये 4 वर्ण व्यवस्था में क्या बताया गया है, इस 4 वर्ण व्यवस्था में प्राचीन काल से चलता आ रहा है, देख लो अभी ये। और ये चार वर्ण व्यवस्था में बताया गया है कि 4 वर्ण है, 4 जाति है। वर्ण का मतलब होता जाति। 4 जाति है। एक तो सर्वप्रथम सबसे पहले है ब्राह्मण, असनामत बामण जिसे कहते हैं आप। और ये कहा गया था कि ये बामण जो है, ब्राह्मण है, वो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए थे। ब्रह्मा भगवान, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है, जो कि राजस्थान के अजमेर में है। तो ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता थे कि ब्रह्मा के मुख से कौन हुए, ब्राह्मण। दूसरा आ जाता है आपका क्षत्रिय, जो कि भगवान राम थे, क्षत्रिय कुल के। तो क्षत्रिय जो हैं वो ये कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी की भुजाओं से पैदा हुए थे। अब आप, क्षत्रिय क्योंकि ताकतवर होते हैं, तो ताकतवर होते हैं तो उनकी भुजाओं में ताकत होती है, तो इसलिए देखो भुजाओं से पैदा क्षत्रिय हुए। और ब्राह्मण का काम होता है बोलना, असना मत। और ब्राह्मण का काम बोलना होता है, तो वो मुख से, मंत्रोच्चारण मुख से ही तो करते हैं ब्राह्मण। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुरी मंगलाय तनोहरि। तो ब्राह्मण मुख हो गया, क्षत्रिय भुजा हो गई। तीसरा आ गया आपका वैश्य। और वैश्य जो है वो ब्रह्मा जी की जांग से पैदा हुए थे, जंघाओं से। तो ये तो आपको पता चली गया होगा, जांग से वैश्य। और चौथा अंतिम वर्ण है आपका शूद्र।
और ये शूद्र जो पैदा हुए थे ये ब्रह्मा जी के चरणों से पैदा हुए, बताए भाई। ये प्रथा आज भी चलती आ रही है, जाति प्रथा। तो क्या आपके ये समझ में आ गया? परीक्षा में पूछा जाए तो इसको टपका देना। आई क्या बात समझ में? नेक्स्ट ऋग्वेद ही चल रहा है, आगे चलेंगे भाई। चलो इसी में बता देते हैं, इसी पेज में जगह है काफी। ये लो साहब, ध्यान समझना भाई। ऋग्वेद चल रहा है, ऋग्वेद में एक उपवेद और होता है। अच्छा एक चीज और, कि ऋग्वेद से ही क्या लिए गए हैं? छंद। आप हिंदी में छंद पढ़ते हैं, और ये जो छंद हैं ये ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। आई क्या बात समझ? ऋग्वेद में ही छंद हैं। अब बात आती है ऋग्वेद का उपवेद। इनका ये तो ऋग्वेद तो खुद वेद ही है, और वेद का भी अगर कोई वेद है उसे उपवेद कहते हैं। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है, उस ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद। ये आयुर्वेद वही है जो आप आयुर्वेद की दवा लेते हैं बाबा रामदेव, पतंजलि पतंजलि पतंजलि, पटी नहीं अंजलि, पतंजलि से। कपाल भाती, अनुलोम विलोम। तो आपने देखा होगा पतंजलि बाबा रामदेव की मंजन आता है दंत क्रांति। तो हमने पूछा बाबा बाबा रामदेव ये दंत क्रांति में क्या है? कॉलगेट की जगह आपने बैंड बजा दी कॉलगेट की, तो टूथपेस्ट की। आपके इस दंत क्रांति यानी कि आपके इस मंजन में क्या खासियत है? बोले इसमें त्रिफला है, इसमें गोमूत्र है, इसमें गाय का गोबर है, इसमें आपका पता नहीं क्या क्या बता दिया, अश्वगंधा, पता नहीं क्या क्या बता दिया। तो हमने कहा बाबा मुंह में आप हवन करा रहे हो या दांत साफ कर रहे हो? ये मजाक था, अब आगे की बात सुन लीजिए। यानी कि जो आज आप आयुर्वेद की जो दवाई लेते हैं या आयुर्वेद जो चलता है वो किसका उपवेद है? ऋग्वेद का ही उपवेद है। और आप, मैंने अभी अभी बताया आयुर्वेद आप दवाई लेते हो तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है किससे? चिकित्सा से। तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, किससे संबंधित है? ये चिकित्सा से। लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है क्या, कि इसकी जो रचना है वो किसने की? आयुर्वेद की। और जो आयुर्वेद की जो रचना की है, तो आप ध्यान समझना, जब आप राजस्थान के जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां धन्वंतरी ओपीडी मिलेगी। तो यानी कि इसका जो रचनाकार है वो धन्वंतरी ही है। धन्वंतरी। सही नहीं लिखा मैंने धन्वंतरी, वापस से देख लो। ध आदा न वंतरी, यानी कि आयुर्वेद के जो रचनाकार है वो कौन है? धन्वंतरी है। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं आया आपके? लास्ट एक चीज और बच गई आपकी, कि ऋग्वेद में यहां बता रहा हूं भाई, एक चीज और बच गई। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? गंगा का
पूछा गया है भाई। तो गंगा नदी का जो उल्लेख है वो 2 बार हुआ है। और सर्वाधिक पवित्र किसे कहा गया है, यानी सबसे पवित्र नदी कौन सी है? हेलो। सर्वाधिक पवित्र नदी ऋग्वेद में किसे कहा गया है? और वो कहा है सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती। आई की बात समझ में? ये 2 ही प्रश्न आपको याद रखने हैं। तो इस प्रकार आपका ये खत्म हो गया क्या, ऋग्वेद। अब दूसरा वेद उठाएंगे। कौन सा? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद और पढ़ लीजिए, फिर आगे की क्लास बाद में लेंगे। या फिर ऐसे करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। एक बार मैं इसका रिवीजन करा देता हूं, अब तक पढ़ाया उसका। तो रिवीजन कर लीजिए, पहले पेज पे आ जाइए, एक बार रिवीजन करा देते हैं पूरा, एक बार ध्यान से समझना भाई। तो मैंने ये बताया आपको कि भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में बात कर रहे थे हम। तो भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं वो कई प्रकार के हैं, जैसे कि पहला नंबर का आ गया अभिलेख, फिर आगे आएंगे क्या, सिक्के, और फिर आगे आगे मैंने बताया क्या, धर्म ग्रंथ, ऋग्वेद वगैरह। तो मैंने ये बताया अभिलेख का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, एपिग्राफी। और सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्टिक, जो तुमसे बोला नहीं जाता, मेरे से नहीं बोला जाता, वो आ गई के बाद समझ में। और इस अभिलेखों का प्रथम खोजकर्ता कौन था? पेन और टेलर को मिला के पेन टेलर। कब खोजा? 1750 में। आगे बात समझ में। लेकिन खोज तो दिया पेन टेलर ने, लेकिन पढ़ने वाला कौन था प्रथम? जेम्स प्रिंसेप, 1837। फिर मैंने बताया विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख भोगोजकोई, भोगोजकोई। और भारत का प्राचीनतम पूछे तो अशोक के जो शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, वही सबसे प्राचीन है। और अशोक के जो शिलालेख जो हैं उनकी भाषा प्राकृत है, और लिपि है 4, ब्राह्मी, खरोष्ट, ग्रीक और अरमाइक। दोबारा से बोलेंगे, ब्राह्मी, खरोष्ट, ग्रीक और अरमाइक। और सर्वाधिक अशोक के जो अभिलेख हैं वो कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी में। अगला पेज। मैंने फिर एरन ऐसे ही या ऐठ में रहेगी तो सती हो जाएगी। प्रयागराज, आप देख रहे इलाहाबाद प्रयागराज नाम हो गया आजकल, वो समुद्र है वहां पर। और हॉल में भाई साहब पुलकेशियन ने या पुलक ने या पुलकेशियन ने ठोक दिया किसको? हर्ष को। और कोरोना का मास्क गुजर, इन 2 में ही अशोक का नाम अशोक है बस, बाकी सब में क्या है? देव नाम प्रियदर्शी। अगला पॉइंट, सारे अभिलेख प्रशासनिक आदेश थे, लेकिन एक आर्थिक आदेश था। कौन सा? रुम्मनदेई। भारत में सर्वाधिक अभिलेख जो हैं वो कर्नाटक में है। कर्नाटक में कहा? मैसूर में। आ गई होगी बात समझ में। फिर मैंने सिक्कों के बारे में बताया, सिक्कों का अध्ययन, ये जो मेरे से बोला नहीं जाता मैं बोलूंगा भी नहीं। आहत सिक्के, पुरानी चीज, प्राचीन चीज ही आपको आहत पहुंचाती है, सीने में ठेस। पंच मार्क, पै से पै प्रिंसेप हो गया। सेल खड़ी, सैंधवकालीन से। चय से चय चंद्रगुप्त, चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम। सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे मिनेंद्र ने। और व्यापारिक चलाए थे कुषाण वंश के विभकड़ फिसस ने। और सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे गुप्त रूप से किसने? गुप्त काल में। चमड़े के सिक्के निजाम बिस्ती ने चलाए। और शीशे के जो सिक्के चलाए, तो मैंने बताया था 7 वाहन है आपके पास, 7 4 व्हीलर है, उसमें क्या लगे हुए हैं? शीशे।
वीणा बजा रहे हैं समुद्र में आप। लक्ष्मी जी बिल्कुल गोरी चिट्ठी है। और अगर मुस्लिम व्यक्ति मिलेगा आपको तो अल्लाह अकबर अल्लाह करेगा, लेकिन आप क्या करेंगे हिंदू मुस्लिम के लोग? हिंदू जय सिया राम जय सिया राम। और शुद्ध अरबी जीतल टका के जो सिक्के चलाए वो चलाए थे इल्तुतमिश ने। जीतल इल्तुतमिश। और बाप बड़ा ना रुपया, सबसे बड़ा रुपया, जिसके पास रुपया है वो अपने आप को क्या समझेगा? शेर समझेगा। फिर मैंने धर्म ग्रंथ के बारे में बताया। धर्म ग्रंथ महत्वपूर्ण क्या होता है? वेद। वेद को लिखा महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। और जिसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पहला ऋग्वेद। 4 वेद होते हैं, सबसे पुराना ऋग्वेद। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएं। और इसको पढ़ने वाले को कहते हैं होत्र। तीसरा और 10वां ही इंपॉर्टेंट है। तीसरे में तो गायत्री त्रि, 10वें में 4 वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण का बोलने का काम, क्षत्रियों का लड़ने का काम, वैश्य का जांग का काम, जांग दिखाने का, और शूद्र का काम चरणों का। सबसे बेकार व्यवस्था यही मानी जाती है मेरे हिसाब से। और ऋग्वेद का जो उपवेद माना जाता है वो है आयुर्वेद। और आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है, हम दवाई लेते हैं आयुर्वेद की। और इसका जो रचनाकार है वो है धन्वंतरी। और छंद का यानी छंद भी कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से। और मैंने ये बताया जाते जाते कि गंगा का 2 बार सर्वाधिक पवित्र नदी ऋग्वेद में किसे मानी गई है? सरस्वती को। किसको? सरस्वती को। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप यजुर्वेद पढ़ेंगे। धन्यवाद।